हाय प्यारो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पॉइंट में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड को देखते हुए लग रहा होगा कि कुछ नया चीज़ आने वाला है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जो आगामी 2027 में जो जितने भी बच्चे मैट्रिक बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा लेकर आए हैं हम। सुनहरा मौका है एकदम, जिससे कि आप इस सिलेबस को देख सकते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, कितने चीज़ें कितने सिलेबस है। जैसे कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि हमको पता हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है तो चीज़ें और आसान हो जाती है। तो आइए हम आज जानने वाले हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। आइए, जैसे कि हम साइंस में पढ़ने वाले हैं। साइंस में पढ़ने वाले देखिए, जिसे दिया गया है कि फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स है। बिहार बोर्ड मिशन 2027। हाँ जी हाँ बच्चे, बिहार बोर्ड मिशन 2027 जो आपके सामने लिखा गया है, बिहार बोर्ड मिशन 2027 ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है कि हमें इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे हम तैयारी करें कि 2027 के जो बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, कि भौतिक चैप्टर नंबर 1, ठीक है, भौतिक क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 देखिएगा बबुआ, प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है पहला, प्रकाश का परावर्तन। इसमें टॉपिक नंबर 1 है, प्रकाश क्या है एवं उनके स्रोत, यानी प्रकाश क्या है और उनके स्रोत क्या है, ठीक है। यानी प्रकाश क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ेंगे उसका, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि प्रकाश का उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का उपयोग क्या है। बच्चे देखिए, प्रकाश हमारे जीवन में एक बहुत अहम भूमिका रोल निभाता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे, दुनिया को हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, बीम रे, इस इंग्लिश में बीम रे बोलते हैं। किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज क्या है एवं किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार क्या है। जो कि देखिए ये जो बोर्ड की दृष्टि से ना, ये जो टॉपिक है, किरण पुंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से पेपर में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो ये प्रकाश के किरण पुंज क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है, यानी परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम का फिर उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। प्रकाश के परावर्तन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा है कि गोलीय दर्पण तथा उनके प्रकार। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि हम छोटा सा बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, तो खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। इसके प्रकार कितने हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, ठीक है। एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। क्या है अवतल, क्या है उत्तल, इसकी विशेषताएं क्या है, इनके गुण क्या है, हम लोग जब टॉपिक चालू करेंगे तो उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है कि दर्पण में किरण आरेख। देखिए बाबा, जो दर्पण है उसमें किरण आरेख कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु को हम कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर है कि प्रतिबिंब क्या है तथा उनके प्रकार, यानी प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग जानेंगे पहला टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन क्या है एवं उसकी विशेषता क्या है। यानी जैसे कि आप किसी भी पानी में अगर यदि आप हाथ डालते हैं या एक पेन को डालते हैं तो वह अपने अक्ष से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि
यह कहाँ पर है। जैसे कि हम किसी भी नदी वगैरह में जाते हैं या पानी में हम हिलने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा पानी हमको लगेगा कि कम है, लेकिन जैसे ही पानी में पैर डालते हैं तो पानी हमें अधिक महसूस हो देती है। तो क्यों होता है ऐसा, इस चैप्टर में जब हम टॉपिक को जाने पढ़ेंगे तब जानेंगे। उसके बाद यह है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश जो है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठोस में प्रकाश की चाल क्या होगी, पानी में वाटर में प्रकाश की चाल क्या होगी। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। फिर है अपवर्तनांक क्या है। अगला टॉपिक है अपवर्तन के नियम एवं प्रकार। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन भी पढ़ना होगा प्रकाश के। उसके बाद लेंस क्या है तथा लेंस के प्रकार। जिस तरह दर्पण क्या था, दर्पण के प्रकार क्या था, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस क्या है और लेंस के प्रकार क्या है। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि लेंस में किरण आरेख। हाँ, जिस तरह से हम लोग दर्पण में पढ़े थे ना उसी प्रकार हम लोग यहां पर भी पढ़ेंगे कि लेंस में किरण आरेख कहां पर कैसे बनेगी। ठीक है। अगला टॉपिक है चिन्ह परिपटी। चिन्ह परिपटी, देखिए चिन्ह परिपटी एक ऐसा टॉपिक है लेंस में या इस चैप्टर में कि हम लोग बिना चिन्ह परिपटी के हम लोग जान ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बनाना होगा, प्रश्न उत्तर बनाने होंगे, क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो जिसमें हमें चिन्ह परिपटी की जरूरत पड़ेगी कि वस्तु कहां पर रखा जाए, वस्तु कहां पर है, वस्तु उल्टा है या सीधा है, वस्तु प्लस होगी कि माइनस होगी, ये बताता है चिन्ह परिपटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस की परिभाषा, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ लेंस। लेंस की परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या है मानवनेत्र, ह्यूमन आई। समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि मानव नेत्र की बनावट क्या है, मानव नेत्र कैसा होता है और मानव नेत्र कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए पहला टॉपिक है हमारा कि नेत्र क्या है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आई। नेत्र क्या है, नेत्र के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद है कि नेत्र की बनावट क्या है, जी हाँ स्ट्रक्चर कैसा है नेत्र की, नेत्र को कैसे हम लोग बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे फिट बैठाते हैं। फिर उसके बाद है कि नेत्र दोष एवं प्रकार एवं उसका निवारण। नेत्र दोष, प्रकार एवं उसका निवारण। अगर रोग है तो उसके पीछे कारण है, रोग है तो उसके पीछे कारण है, और जब कारण है बबुआ तो उसका निवारण है। प्यारे बच्चों जब कारण है तो उसका निवारण भी है और रोग है तो उसके पीछे कारण भी है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि नेत्र में दोष कैसा होता है, भाई रोग क्या है, कमियां आ जाएगी तो उसको हम लोग रोग कह देते हैं, तो इसे क्यों हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तनांक। हाँ वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तनांक बहुत इसमें अच्छे अच्छे चीज पढ़ेंगे। जैसे कि तारे, तारे हैं, तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारों की लाइट तो हमें तो जलती और बुझती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक इसमें पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। उसके बाद है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण में हम लोग जानेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है, कितने रंगों में विभक्त हो रहा है, इंद्रधनुष कैसे बन रहा है। तो नीचे दिया होगा इंद्रधनुष एवं उनके प्रकार, इंद्रधनुष एवं उनके प्रकार यानी रेनबो जो है कैसे बनता है, कब बनता है और किधर बनता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन से रंग जो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, कौन से रंग कितना स्कैटर हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आकाश का रंग, यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे कि आकाश का रंग नीला है, आप लोग जानते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आकाश का रंग नीला है, इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। अब इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग आम चाल की भाषा में बिजली बोलते हैं। प्यारे बच्चों बिजली जिसको आप कहते हैं, आप आम चाल की भाषा में बोलते हैं कि बिजली आ गई, बिजली कट गई, वही है विद्युत धारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या है। ठीक, विद्युत धारा को जब हम लोग चलाते हैं, ले चलते हैं, तो वह
चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में कैसे काम करता है, यानी कुचालक, अर्धचालक और चालक क्या है, विभव एवं विभवांतर क्या है, पोटेंशियल। उसके बाद है सेल एवं बैटरी, जैसे कि आप लोग आम दैनिक जीवन में प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं, तो बैटरी क्या है और सेल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध एवं उनकी निर्भरता क्या है, यानी प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में मोस्ट वीवीआई है प्यारे बच्चों, ये मोस्ट वीवीआई है। पूछा है कई बार कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी जो रेजिस्टेंस है वह जिस पदार्थों से होकर गुजारते हैं, तो किसी पदार्थ में वह बहुत तीव्र गति से जाएगा, किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसी में रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये कैसा है। उसके बाद प्रतिरोध का समूह पढ़ेंगे, जैसे समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम। फिर उसके बाद है उष्मीय नियम, जूल के जो उष्मीय नियम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट लाता है कि नहीं लाता है, क्या चुंबक से विद्युत धारा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, क्या विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा कि चुंबक क्या है एवं इनके प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। फिर पढ़ेंगे कि चुंबक क्षेत्र रेखा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे चुंबक का उत्पन्न होना, आखिर चुंबक को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। फिर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, परिनालिका एवं विद्युत चुंबक क्या होता है, परिनालिका चारों की फेरा होता है, जितना अधिक फेरा होगा परिनालिका उतना ही मजबूत होगा। फ्लेमी का वाम यानी बायां हस्त, दक्षिण हस्त यानी दायां हस्त, जो फ्लेमी का दक्षिण बायां हस्त नियम क्या है, देखिएगा वह अपने तीनों उंगलियों को फैलाएंगे, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, तो किस प्रकार फैलाएंगे, किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करेंगे विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ेंगे। फिर है कि चुंबक प्रेरणक एक मोटर, चुंबकीय प्रेरण क्या है और मोटर को यह कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जनित यानी जनरेटर, जो आम क्षेत्रों में आप लोग देखते हैं, जैसे शादी ब्याह में जो जनरेटर चलता है एकदम फटाफट एकदम चलता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। ये है 5 चैप्टर और यहाँ से 5 चैप्टर यहाँ से, और इसी में है प्रत्यावर्ती धारा और जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट एसी। फिर पढ़ना है हमको डीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी ये भी पेपर में बहुत बार पूछा है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग जानेंगे वायरिंग क्या है। हाँ प्यारे बच्चों, देखे होंगे कि घर में वायरिंग बनता है, 3 तार जाता है, एक मेन तार होता है, एक उदासीन तार होता है और एक अर्थ वाला तार होता है। एक तार होता है कि पोल से लेकर आते हैं घरों में, एक घरों से जाता है पोल पर, और एक पृथ्वी के अंदर होता है। तो कैसे होता है हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद है लघु पतन और अतिभारण। फिर है फ्यूज, ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक था और चैप्टर था। चैप्टर 5 तक हमको पढ़ना है फिजिक्स में, और टॉपिक के बारे में हम लोग जान गए। अगला हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। आइए देखते हैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री। देखिए ये हमारा अगला टॉपिक है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का टॉपिक है कि जीव विज्ञान क्या है। देखिए जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है पोषण क्या है। जीव विज्ञान है क्योंकि साइंस 3 प्रकार की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स का हम लोग जान गए, अब लोग केमिस्ट्री का बायोलॉजी का जान रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है, पोषण एवं विधि, यानी पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसकी विधियां कौन कौन सी है, इनकी विधियां कौन कौन सी, ये पढ़ना है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है जो कि ये डायरेक्ट पेपरों में आपको 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से प्यारे बच्चों तैयारी कराया जाएगा। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। ठीक है, उसके बाद पोषण क्यों जरूरी है, आखिर जो भी चीज को हम लोग खा रहे हैं क्यों जरूरी है हमें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, कि हम लोग तो मानो तो भाई हम लोग किसी दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन पेड़ पौधा किसी के यहाँ थोड़े खाना मांगने जाता है।
पेड़ पौधा ये थोड़ी करता कि जाता है बाहर कमा कर आता है उसको बनाकर अपने यहाँ खाता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि धान गेहूं काटेगा और आकर शाम को खाना बनाएगा हमारी तरह सो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह केवल पौधों में होता है, पादप जगत में होता है, और इसमें पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो यह अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें होती है हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे डिटेल से तब। उसके बाद है पाचन तंत्र, टॉपिक है ये, पाचन तंत्र क्या है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है प्यारे बच्चों। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जानेंगे कि इसमें हमारे शरीर में हम लोग पढ़ेंगे मानव का, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग मानव का पढ़ेंगे। और मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हो रहा है, कौन कौन से अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग है, जैसे मुख गुहा हो गया, आंत हो गया, ठीक, उसके बाद यकृत हो गया। तो बहुत तमाम प्रकार की चीजें हैं जो ऑर्गेन्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग ले रहा है, पाचन तंत्र में भाग ले रहा है, और एक एक अंग को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। और हमारे चैनल से आप शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, बहुत बेहतरीन आपको तैयारी कराई जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन क्या है हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या है। पहला टॉपिक हमारा यह रहेगा कि श्वसन क्या है और श्वसन की परिभाषा क्या है, ठीक है। श्वसन क्या है और श्वसन की परिभाषा क्या है। श्वसन के कितने प्रकार हैं बबुआ, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी अपना शोषण कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो थड़फड़ा के खत्म हो जाएंगे, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं। शोषण नहीं मिलेगा तो हम, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे। तो वही चीज है कि शोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। पादप में शोषण कैसे होता है, अब पादप भी तो सजीव है, अब उसको भी तो शोषण चाहिए, लेकिन हमारी क्रियाओं के जस्ट इसकी विपरीत क्रिया होती है। तो हम लोग जानेंगे उसमें टिड्डा तथा मछलियों में शोषण अंग कौन सा है। ट्रेकिया द्वारा टिड्डा करता है और गिल्स द्वारा मछली करती है। तो यह फंक्शन कैसे कार्य करता है हम लोग जानेंगे। उसके बाद है मानव में श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मनुष्य का जो फेफड़ा है, नाक है, यह कैसे काम करता है, कैसे यह ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है अपने बॉडी के अंदर और हमारे शरीर में एनर्जी का उत्पादन करता है। तो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब। अगला है परिवहन तंत्र, अगला है परिवहन तंत्र, चैप्टर नंबर 3 परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, परिवहन तंत्र में हमें पढ़ना है कि परिवहन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी चीज हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर में उसका डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो पचा हुआ भोजन का ऑब्जर्वेशन तो होना चाहिए ना, अवशोषण तो होना चाहिए कि कोई भी चीज खाए और उसका शरीर में लगबे नहीं करेगा। तो ये बताइए कि खाने से कोई फायदा होगा है? कोई फायदा नहीं। इसलिए इसका मतलब कि परिवहन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है परिवहन। उसके बाद पौधों में परिवहन, पौधों में भी तो खाना बना रहा है, पौधा अपना भोजन बना रहा है, पानी ले रहा है, जड़ों से पानी को ऊपर ले जा रहा है, पत्तियां खाना बनाकर पौधों के सभी अंगों में भेजती है। आखिर कैसे भेजती है, भोजन बनाएगी तभी ना, उसमें भी परिवहन होगा तभी ना। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, फिर उसके बाद मानव में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हृदय क्या है, हार्ट क्या है, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या है, ब्लड को बहाने के लिए ब्लड वेसेस पाई जाएगी, रक्त नलिका पाई जाएगी, रक्त नलिका मिलेगी आपको प्यारे बच्चों, रक्त नलिका में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा। एकदम समझिए कि आप जब हमारे चैनल से पढ़िएगा तो आपको लगभग नहीं करेगा कि मतलब कुछ पॉइंट छूट गया है, एकदम आपको इस तरह से तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद है अगला चैप्टर, अगला चैप्टर है उत्सर्जन। उत्सर्जन चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन। देखिए जो भी चीज हम खाते पीते हैं प्यारे बच्चों, जो भी चीज खाएंगे पिएंगे तो उसको बाहर तो निकालेंगे ना, आखिर बाहर नहीं निकलेगा तो फिर हमारा खाए पिया हुआ चीज का मतलब क्या रहेगा, हम बीमार हो जाएंगे और अंततः का तो हमारा नष्ट हो जाएगा बॉडी। तो इसके लिए हमें उत्सर्जन की जरूरत है, ठीक है। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन उत्सर्जित पदार्थ क्या है। जैसे हम लोग जो भी पानी वगैरह पीते हैं, जो भी खाते हैं, तो हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ भी बनता है जिसको शरीर से बाहर निकाल अति आवश्यक चीजें होती है। फिर वह वेस्ट पदार्थ क्या है, फिर मूत्र का निर्माण क्या हो, मूत्र का निर्माण कैसे होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पौधों में उत्सर्जन, पौधों में भी बहुत जरूरी है उत्सर्जन, जैसे गोंद के रूप में रैनिंग टैनिंग हो गया आपका, ये सब हो गया। मानव में किडनी क्या है, यानी ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। मानव ब्रिक क्या है, इस ब्रिक के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग ब्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं।
चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए हमारे बॉडी को नियंत्रण और यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है। कंट्रोल हमारे बॉडी को बहुत जरूरत है, जैसे कि अब यह नियंत्रण समन्वय कैसे होगा तो हम लोग जानेंगे कि नियंत्रण समन्वय क्या है, पौधों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कैसा होता है, फिर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मानव मस्तिष्क क्या है, ब्रेन क्या है। तो देखिए इस चैप्टर में ना हम लोग वो हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ क्या है हार्मोन। हार्मोन की जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग ग्लैंड्स के वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें ग्लैंड्स ग्रंथियां के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें ग्रंथियां हैं बबुआ, प्यारे बच्चों इसमें ग्रंथियां हैं कि कौन सी ग्रंथि का काम क्या क्या है। जैसे थायराइड का नाम आप लोग सुने हैं, पीयूष ग्रंथि का नाम आप लोग सुने हैं। तो ये ग्रंथि जो है बहुत सारे और अभी भी ग्रंथियां हैं, किसमें काम करती है। पौधों में जो हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर पौधों में हार्मोन जो पढ़ने वाले हैं कि ऑक्जेलिक हार्मोन क्या होता है, तो बहुत तमाम प्रकार के हार्मोन जो है, जिब्रेलिन्स क्या होता है, फिर आपको एब्सिसिक एसिड जो है हार्मोन क्या होता है पौधों में, कि पौधों को हरा भरा कौन सा हार्मोन रखता है, फल पकाने वाला हार्मोन क्या है, तमाम प्रकार के हार्मोन के बारे में हम लोग पौधों में पढ़ने जा रहे हैं। मानव मस्तिष्क क्या है, देखिए मानव मस्तिष्क जो होता है ना, मानव मस्तिष्क जो है मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। यह हमारे शरीर का कंप्यूटर सिस्टम है, ऑफिशियल वर्क है। यही हमारे शरीर को डिसाइड करता है कि हम जो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, हमें किसी को बोलना है, क्या करना है, कैसे, मतलब शरीर को पूरा कंबाइंड रूप से जो स्वचालित चला रहा है वह है हमारा ब्रेन। तो इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनन। चैप्टर नंबर 6 से रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जनन यानी प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। मानव में जनन क्या, जनन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार क्या है, तो देखिएगा वो जनन के प्रकार दो होते हैं, एक लैंगिक होता है और एक अलैंगिक होता है। यानी एक ऐसा होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, दो शरीर की जरूरत होती है, तो वो हमारा क्या होगा, लैंगिक हो गया। और जिसमें एक ही चीज भाग लेता है उसे हम लोग अलैंगिक बोलते हैं। अलैंगिक हट के होता है लैंगिक से। तो क्या होता है इसको हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो जानेंगे। पुष्प में लैंगिक जनन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम, समझ लीजिए वो VVI है। पुष्प, फूल क्या है, फूल में पुंकेसर क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, परागकण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, सारे चीज वो इसमें जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको कुछ डाउट नाम की चीजें नहीं रह जाएगी जब पढ़िएगा हमारे चैनल से। उसमें है कि उसके बाद मानव में जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम मनुष्य में पढ़ना है। फिर उसके बाद रोग एवं रोकथाम है, वो इसमें प्यारे बच्चों रोग भी होता है, जो इंटरनल पार्ट है मनुष्य का, इसमें बहुत तमाम प्रकार की खतरनाक लेवल के रोग भी होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद है 6 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है अनुवांशिक, जेनेटिक्स। अनुवांशिक क्या होता है, अनुवांशिकता क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम है वो जो प्यारे बच्चों जो पृथक के नियम दिए हैं, पृथक 1 पृथक 2 जो नियम जो दिए थे दो, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैव विविधता क्या है, ठीक, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, ये भी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट करने के लिए देता है। उसके बाद एक समजातीय एवं विजातीय अंग, कुछ अंग ऐसे होते हैं जैसे बिल्ली के पंजे, मनुष्य के पंजे, जैसे पंछियों का पंख, तितली का पंख, वो कुछ ऐसे अंग जो होते हैं ना समजात होते हैं, जो बनावट की दृष्टि से एकदम एक समान होगा लेकिन उनका कार्य अलग अलग होगा। जैसे पंछियों का पंख, मनुष्य का पंख में अंतर देख सकते हैं। और कुछ ऐसे अंग होते हैं कि बनावट की दृष्टि से अलग अलग होते हैं लेकिन उनका कार्य एक ही होता है, तो वो है समजातीय और विजातीय अंग, इसमें हम लोग जान लेंगे। फिर अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 है, जो इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में आहार नाल एवं उसकी विकास कैसे होता है। आहार नाल, ठीक है, आहार श्रृंखला, फूड चेन क्या होता है, कोशीय स्तर क्या होता है, फिर
ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, ओजोन परत क्या होती है, जो हमारे शरीर को पराबैंगनी किरण से बचाता है, वही ओजोन परत है। यही ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट किरण से हमारे पृथ्वी को बचाती है, सुरक्षा रखती है, इसलिए इसे सुरक्षा कवच के भी नाम से जाना जाता है। तो ये था जीव विज्ञान का टॉपिक एवं चैप्टर, जिसको हम बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। प्यारे बच्चों, अब हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रकार, समीकरण एवं प्रकार क्या है। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, माने कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। दहन एवं ज्वाला क्या है, जो चीज वस्तु जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है, उससे उष्मा प्राप्त हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे। फिर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आज की डेट में भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनकर उभरा हुआ है, बड़ी बड़ी लाइनें में लगकर खड़ा होना पड़ रहा है एलपीजी गैस के लिए। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है और इसमें कौन सी गैस जो है अहम भूमिका निभाती है, इंपोर्टेंट गैस कौन सी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार एवं भस्म, साल्ट, बेसिक एवं एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अम्ल क्या है, पुराने जमाने में अम्ल को लोग चख कर बता देते थे नहीं खट्टा है, ओहो इकट्ठा है, तो इसका मतलब ये अम्ल है भाई, इसको साइड रखो प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके गुण क्या है, भस्म क्या है तथा इसके गुण क्या है, कड़वाहट में महसूस करेंगे। फिर उसके बाद प्रबल एवं दुर्बल अम्ल एवं भस्म, प्रबल भस्म क्या है, देखिए प्रबल भस्म जो हाथ बढ़ा लेगा ना इसको बबुआ छेद कर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ये खतरनाक चीज है। ठीक, दुर्बल और भस्म वही चीज है। पीएच मान एवं उसके महत्व, देखिए जिंदगी में पीएच मान का बहुत ज्यादा रोल होता है, हर चीज में पीएच मान डिपेंड करता है। हमारे पेट का पीएच मान का अगर बढ़ जाए तो भी दिक्कत है। ठीक, तो इसका उपयोग क्या, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन। और ये जो है ना, यहां से ऐसा कोई बोर्ड का पेपर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से महत्वपूर्णता में से क्वेश्चन न दिया हो। अभी 2026 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 2026 का पेपर उठाकर देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बना है एकदम। फिर पढ़ेंगे कुछ उपयोगी लवण, इसमें कुछ उपयोगी लवण पढ़ेंगे कि कौन कौन से लवण किस उपयोग में लाए जा सकते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर, हाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। इसमें उपयोगी लवण में आप लोग पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे उसमें, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये तमाम प्रकार की चीजें इसमें हम लोग उपयोगी लवण में पढ़ने वाले हैं। अब आइए धातु एवं अधातु में, देखिए चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, केमिस्ट्री है। धातु एवं अधातु, धातु एवं उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण, अधातु एवं उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये जो दोनों टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये जो दोनों टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये रासायनिक गुण वाला, याद रखिएगा। पूछ देगा कि धातु एवं अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, ये एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिए एकदम। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, यानी किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाने की क्रिया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। आयन क्या है, आयन जैसे मान लीजिए कि ये है NaCl, अब इसको यदि हम अलग कर देंगे, जैसे ही हम लोग Na+Cl- में लिखेंगे तो ये हमारा आयन बन गया। तो ये क्या है, कितने प्रकार का होता है, कोई भी यौगिक आयन कैसे बनते हैं हम लोग जानेंगे इसमें। फिर रासायनिक बंधन, कोई भी रासायनिक समीकरण में देखिएगा तो जो यौगिक मिलते हैं तो एक बंधन से मिलते हैं, तो ये रासायनिक बंधन क्या है हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन रासायनिक बंधन में देखिएगा एक बल काम करता है जो दोनों परमाणुओं को बांध कर रखता है, उसे रासायनिक बंधन भी कहते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। धातु कर्म क्या है, धातुओं का संचारण की जरूरत क्यों है, मिश्र धातु क्या है, जैसे सोना हो गया, सोल्डर हो गया आपका, और आपका ये फ्यूज हो गया, ये सब मिश्र धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद है आपका प्यारे बच्चों, उसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बन एवं उसके यौगिक। केमिस्ट्री का अगर कहा जाए रीढ़ की हड्डी है, केमिस्ट्री जिस पे टिकी हुई है, रासायनिक विज्ञान जिस पे टिकी हुई है प्यारे बच्चों, उसका नाम है कार्बनिक एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, यही इंटर में जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से
बच्चों में एक दहशत बनी होती है, जैसे आप भी दहशत में रहिएगा जब मैट्रिक पास कीजिएगा, इंटर में जब जाइएगा तो इस नाम को सुनिएगा तो आपके अंदर भी एक डर पैदा होगा। लेकिन यदि आप हमारे चैनल से पढ़िएगा तो इस चीज को और आसान करके हम पढ़ाते हैं। ठीक है, कार्बन क्या है, उनके विशेषताएं, कार्बन के वो अपरूप एवं विशेषताएं, यानी कार्बन का अपरूप क्या है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और फ्लोरीन हो, क्या उसको बोलते हैं, बंकीवाल हो गया, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। तो इनकी गुण क्या है, विशेषता क्या है, हीरा का उपयोग क्या है, हीरा का विशेषता क्या है, ग्रेफाइट का उपयोग क्या है, ग्रेफाइट की विशेषता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने जा रहे हैं बउआ प्यारे बच्चों। उसके बाद है जीवन शक्ति का सिद्धांत। एक व्यक्ति हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे आकर कि एक दैविक शक्ति आती है, हर चीज को बनाकर चली जाती है, लेकिन उन्हीं के एक चेला है जिनका नाम है बॉहलर, और वो आएंगे इस सारे सिस्टम को फेल करके चले जाएंगे। तो कार्बनिक तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक चीजों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। संयोजकता क्या होता है हम लोग जानेंगे। कार्बन कार्बन के यौगिक सूत्र क्या है, जैसे आप लोग जो भी सूत्र बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईपीएससी नेम, इंडियन या आईपीएससी नेम क्या है, आईपीएससी नेम क्या है, इंटरनेशनल लेवल के सब नामे होते हैं, ये नाम कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समायवता एवं इसके प्रकार, आइसोमर या आइसोमरिज्म, ये प्यारे बच्चों ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है और इसको हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगला चैप्टर है साबुन एवं अपमार्जक, ये एकदम 3 नंबर में लिख कर ले लीजिए, ये भी बीबीआई है। साबुन एवं अपमार्जक में 3 नंबर का मार्क नंबर 3 है। साबुन एवं अपमार्जक में क्वेश्चन पूछ देता है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला टॉपिक आगे देखिए, आवर्त सारणी, चैप्टर नंबर 5, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, देखिए जब वैज्ञानिक इतना विकसित नहीं था, वैज्ञानिक क्षेत्र में लोग इतने विकसित नहीं थे, तो केवल अनुमान पर ही सारी चीजें चलती थी, ऑथेंटिक रूप से किसी के पास वैसा आंकड़ा, और आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी है उसकी आंकड़ा हमारे पास नहीं होता है, लेकिन एक अनुमान विधि से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे वर्गीकरण का प्रथम प्रयास, जैसे हम लोग आज पीरियोडिक टेबल को आज हम पीरियोडिक टेबल को जो भी पढ़ ले रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को जो भी हम लोग एक डब्बे में पैक करके पढ़ रहे हैं ना बबुआ प्यारे बच्चों, वो इतनी आसान से हम आज पढ़ रहे हैं ना, इतना आसान नहीं था उस चीज को बनाना, इसमें बहुत समय लगे, बहुत मेहनत लगे हैं। जिसमें देखिएगा कि इसमें वर्गीकरण के प्रथम प्रयास में अब देखिएगा कुछ लोग आएंगे तो धातु के अनुसार बांट देंगे, कुछ लोग संयोजकता के अनुसार बांट देंगे इसको, फिर उसी में आएंगे डोबेरेनर आपको, फिर उसमें डोबेरेनर आएंगे तिर्यक नियम से बांटेंगे कि जिस 3 तत्व हैं ए बी सी, तो ए और बी को हम लोग जोड़ेंगे, ए और सी को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो हमारा बी का मान निकल कर आ जाता है, 2 से भाग कर देंगे तो डोबेरेनर का तिर्यक नियम पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसी में प्रयास में प्रथम प्रयास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या होता है प्यारे बच्चों। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड्स एक गायक थे और वह सारे गा मा पौधा नी एक स्वर बनाए और उसी में सारे चीज को फिट कर दिए कि पहला जो तत्व का गुण होगा वो 8वें तत्व से मिलेगा। तो ये कैसे होगा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेन वैज्ञानिक हमारे हैं उसका नाम है मेंडलीव का आवर्त सारणी, जो आवर्त दिया, जो एक डब्बा पेशकश किए, उनके बारे में हम लोग जानेंगे बेहतरीन तरीका से, जो रूस के वैज्ञानिक थे ये। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले साहब, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले साहब, ये मोसले साहब आएंगे, केवल एक रस्सी पकड़ेंगे और प्यारे बच्चों खींचेंगे, एकाएक सभी तत्व आकर अपने जगह पर फिट हो जाएगा। यानी ये सब लोग बनाए थे, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सब लोग बैठाए थे, और ये आएंगे तत्वों को ये परमाणु संख्या पर बैठा देंगे, परमाणु संख्या पर बैठाएंगे प्यारे बच्चों, और सबका श्रेय ले लेंगे खुद। यही इतने लोग मेहनत किए, इतने लोग ये लोग मेहनत किए, और ये आएंगे एक धागा केवल खींचेंगे और सारे के सारे चीज आकर अपने आप अपने जगह पर फिट बैठ जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल क्या है हम जानेंगे। पीरियोडिक टेबल में की विशेषता, जो आवर्त है, वर्ग है, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है तो आवर्त कहलाती है, ऊर्ध्वाधर कतारें क्या कहलाती है तो वर्ग कहलाती है। तो वर्ग की संख्या देखिएगा प्यारे बच्चों, वर्ग इसमें आ जाएगा आपको, वर्ग को बांटा गया है 18 में और आवर्त को बांटा गया है प्यारे बच्चों 7। तो
आवर्तों की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। तो ये आवर्त 18 क्या होता है, वर्ग 18 क्या होता है और आवर्त 7 को क्या होता है, हम प्यारे बच्चों इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये देखिएगा, ये हम लोग सिलेबस जाने कि क्लास 10th में मैट्रिक का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए पढ़ने के तो बहुत सारी चीज पढ़ने के लिए है प्यारे बच्चों, लेकिन उसमें हम लोग को ये अगर जानकारी मिल जाए कि हम पढ़ेंगे क्या, क्या चीज हमको पढ़ना है, तो चीजें हमें समझना और आसान हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। तो इस सारे चीजों को हम लोग देखिए प्यारे बच्चों कितनी आसानी से हम लोग जान गए, कितनी आसानी से जान गए। और ये चीज ना भूलिए, ये जो हमारा मिशन है, मिशन 2027 का जो बिहार बोर्ड का मिशन है, इसको मत भूलिएगा, आप एकदम दिमाग में रखिएगा। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े और जुड़कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन बेहतरीन तरीका से आपको, और इतनी आसान तरीका से और एकदम आपके लोकल भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। और ये अब अगले वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, अब भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो ये था हमारा टॉपिकों के बारे में जानकारी हम लोग कर लिए हैं। और इस टॉपिक की जानकारी के बाद हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे प्यारे बच्चों। हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आएंगे वो होगा हमारा पेपर पैटर्न। तो याद रखिएगा, हमारा पेपर पैटर्न अगला टॉपिक होगा। इस टॉपिक को आप याद रखिएगा, पेपर पैटर्न पर हम लोग चलेंगे। पेपर पैटर्न कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।